हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हमारी क्लास हिंदी पेडागोजी से है और इस वीडियो में सीटेट एग्जाम सितंबर 2026 के लिए हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू अपने एग्जाम की तैयारी जारी रखिए। तो चलिए आइए इसमें पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 12 से 18 माह की आयु के बच्चे पहचाने जाने योग्य एक इकाई वाली ध्वनियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। यानी बच्चे जो हैं जब 12 से 18 माह के हो जाते हैं तो वो पहचाने जाने योग्य एक इकाई वाली ध्वनियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। और यह अवधि जिसके अंतर्गत प्रतिदिन की वस्तुओं के लिए एक ही पदावली बोली जाती है तो वो क्या कहलाती है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिए कि संक्षिप्त वाक्य, यानी जो ये पदावली बोली जाती है तो वो संक्षिप्त वाक्य यानी कि टेलीग्राफिक कहलाती है। या सेकंड वाला ऑप्शन है कि एक शब्दीय वाक्य अवस्था कहलाती है। या थर्ड है बबलाना कहलाती है। या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है कूजन यानी कूइंग कहलाती है। तो देखिएगा यहाँ पे कि 12 से 18 माह की यानी इस अवस्था में बच्चे प्रतिदिन की वस्तुओं या इच्छाओं को एक ही पहचानने योग्य ध्वनि से व्यक्त करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दूध कहने का अर्थ केवल दूध नहीं बल्कि मुझे दूध चाहिए भी हो सकता है। और यह चरण 12 से 18 माह के बीच आता है। और जिससे और इसके पहले जो है देखिएगा तो पहले बबलाना अर्थहीन ध्वनियाँ और कूजन गले की ध्वनि आती हैं। और संक्षिप्त वाक्य यानी कि टेलीग्राफिक, तो टेलीग्राफिक जो है बाद की अवस्था है जहाँ बच्चा 2 से 3 शब्दों के छोटे वाक्य बनाने लगता है। अतः देखिएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि एक शब्दीय वाक्य अवस्था। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है पठन और लेखन कौशलों पर नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब पठन में ए है कि पठन की समझ और योग्यता लेखन की योग्यता को प्रभावित करती है। उसके बाद बी है कि पठन और लेखन दोनों पृथक प्रक्रियाएं हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र होकर विकसित होती हैं। अब यहाँ पे 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। पहला है कि ए सही है लेकिन बी गलत है, या ए बी दोनों गलत है, या ए गलत है लेकिन बी सही है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है कि ए बी दोनों सही हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि पठन की समझ और योग्यता लेखन कौशल को सीधे प्रभावित करती है। जब विद्यार्थी अच्छी तरह पढ़ते हैं तो वे भाषा संरचना, शब्दावली और वाक्य रचना सीखते हैं और इससे उनके लेखन बेहतर होता है। अतः ए वाला कथन जो है तो ये सही है। उसके बाद देखिए बी वाले में कहा जा रहा है कि दूसरी ओर जब पठन और लेखन स्वतंत्र प्रक्रियाएं नहीं हैं और ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और साथ साथ विकसित होते हैं, एक कौशल में सुधार दूसरे को मजबूत करता है। इसलिए यहाँ पे कथन बी जो है तो ये गलत है। ठीक है, यानी पठन और लेखन दोनों प्रक्रियाएं जो है तो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। और इसमें कहा जा रहा है कि एक दूसरे से स्वतंत्र होकर विकसित होती हैं, लेकिन ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और साथ साथ विकसित भी होते हैं और एक कौशल में सुधार दूसरे को मजबूत करता है। इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ए सही है, बी गलत है। तो ए सही है, बी गलत है, ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि सभी भाषाओं में कुछ सर्वसामान्य गुण धर्म होते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है। तो सभी भाषाओं में कुछ सर्वसामान्य गुण होते हैं तो इन्हें भाषा सार्वभौमिक कहा जाता है, या फिर प्रयुक्ति कहा जाता है, या बोलियां कहा जाता है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि द्विभाषा रूपिता यानी डिग्लोसिया कहा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे कि सभी भाषाओं में कुछ सर्वसामान्य गुणधर्म होते हैं और इन्हें कहा जाता है भाषा सार्वभौमिक। यानी सभी भाषाओं में पाए जाने वाले समान गुणों को हम भाषा सार्वभौमिक कहते हैं और यह भाषा विज्ञान का मूल सिद्धांत है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी भी कक्षा में भाषिक विविधता को स्वीकार्यता
तो किसी भी कक्षा में भाषिक विविधता को स्वीकारता बच्चों के आत्मविश्वास को क्षति पहुंचाएगी, जिससे कल्पनाशीलता और रचनात्मकता में क्षति आएगी। या फिर किसी भी कक्षा में भाषिक विविधता की स्वीकारता भाषा अधिगम में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। या थर्ड है कि बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और परिणाम स्वरूप उनकी कल्पनाशीलता और रचनात्मकता में वृद्धि होगी। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि भाषा प्रवाह को प्राप्त करने में अवरोध पैदा करेगी। तो देखिए कि किसी भी कक्षा में भाषा विविधता की स्वीकार्यता जो है, तो ये बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, परिणाम स्वरूप उनकी कल्पनाशीलता और रचनात्मकता में वृद्धि होगी। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा कि जब कक्षा में बच्चों को अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों को महत्व दिया जाता है तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास से वे अपने विचार बिना किसी डर के व्यक्त कर पाते हैं और इस खुले माहौल में उनकी कल्पनाशीलता और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है और भाषिक विविधता को अपनाने से समावेशी वातावरण बनता है जो कि भाषा अधिगम की ओर सशक्त करता है। तो सी वाला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उद्गामी साक्षरता के संदर्भ में मुद्रित सामग्री के प्रति जागरूकता की कौन सी विशेषता नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे है कि अक्षरों और शब्दों के मध्य अंतर की पहचान कर पाना, यानी कि उद्गामी साक्षरता के संदर्भ में मुद्रित सामग्री के प्रति जागरूकता की विशेषता अक्षरों और शब्दों के मध्य पहचान कर पाना ये नहीं है। या फिर बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे की ओर बढ़ पाना, यानी ये नहीं है विशेषता। या फिर पूरे पूरे वाक्य पढ़ना, आरंभ करना या पुस्तक पकड़ना। तो देखिएगा यहाँ पे कि उद्गामी साक्षरता में बच्चे धीरे धीरे अक्षरों, शब्दों और पुस्तकों की संरचना से परिचित होते हैं और इस चरण में वे पुस्तक को सही ढंग से पकड़ना, जैसे कि बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे पढ़ने की दिशा समझना तथा अक्षरों और शब्दों में अंतर करना सीखते हैं और ये सभी मुद्रित सामग्री के प्रति जागरूकता के लक्षण हैं। और पूरे पूरे वाक्य पढ़ना, यानी ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा कि पूरे पूरे वाक्य पढ़ना एक उन्नत कौशल है जो बाद में विकसित होता है और यह उद्गामी साक्षरता की शुरुआती विशेषता नहीं है। इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि उद्गामी साक्षरता के संदर्भ में मुद्रित सामग्री के प्रति जागरूकता की कौन सी विशेषता नहीं है। तो ये है ऑप्शन नंबर 3 वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि नीचे बुनियादी चरण के संदर्भ में पाठ कौशल के अधिगम प्रतिफल दिए गए हैं और इन्हें अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला है कि संक्षिप्त खंड उपयुक्त तान, अनुतान, विराम ध्वनि में उतार चढ़ाव के साथ सटीकता और प्रवाह के साथ पढ़ते हैं। उसके बाद बी है कि परिचित शब्दों के कुछ वाक्यों को सटीकता के साथ पढ़ते हैं। तथा सी है कि संक्षिप्त खंड उपयुक्त तान, अनुतान और विराम के साथ सटीकता से पढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो सही क्रम देखिएगा कि बी पहले होगा, फिर सी होगा, फिर ए होगा, या फिर पहले ए सी बी होगा, या फिर पहले सी ए बी होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि पहले ए बी सी से शुरुआत होगी। तो देखिएगा यहाँ पे कि सबसे प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थी केवल परिचित शब्दों के वाक्यों की सटीकता से पढ़ पाते हैं, यानी बी पहले होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तो इसके बाद वे संक्षिप्त खंड को उपयुक्त तान, अनुतान और विराम के साथ पढ़ने लगते हैं और यह मध्य चरण है, यानी दूसरे नंबर पे क्या आएगा, बी के बाद सी। और देखिए अंतिम और परिपक्व अवस्था जो होगी तो वो अवस्था में वे संक्षिप्त खंड को प्रवाह, सटीकता और ध्वनि में उतार चढ़ाव के साथ पढ़ते हैं, यानी बी सी ए। तो बी सी ए का क्रम देखिएगा किस ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत यानी एक्सटेंसिव श्रवण का भाग नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि मुख्य विचार बिंदु के लिए श्रवण, यानी कि ये जो है तो विस्तृत एक्सटेंसिव श्रवण का भाग नहीं है। या निष्कर्ष निकालना, या कुछ तथ्यों व सूचनाओं के लिए श्रवण, या सारांश के लिए श्रवण। तो देखिए कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत
श्रवण का भाग नहीं है। तो देखिए विस्तृत श्रवण में श्रोता पूरे विषय को समझने का प्रयास करता है और इसके अंतर्गत वे मुख्य बिंदुओं को पकड़ना, निष्कर्ष निकालना और सारांश बनाना, यानी ये तीनों जो है, पहला वाला, दूसरा वाला और डी वाला, ये जो है तो ये सही होगा। आपसे नहीं पूछा गया है तो नहीं के लिए जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिएगा कि कुछ तथ्यों या सीमित सूचनाओं पर ध्यान देना विस्तृत श्रवण नहीं है और यह एक संकीर्ण दृष्टिकोण है जो विषय की गहरी समझ में बाधा डालता है। अतः कुछ तथ्यों और सूचनाओं के लिए श्रवण विस्तृत श्रवण का भाग नहीं है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पठन कौशल के आकलन हेतु प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, यानी ऐसा कौन सा कार्य है जो कि पठन कौशल के आकलन में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। तो पहला वाला ऑप्शन है कि पढ़ी गई पाठ्य सामग्री के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी ये जो है तो पठन कौशल के आकलन हेतु प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। या नेक्स्ट है कि चित्र के माध्यम से संकेत आधारित शब्द सूचना या अध्यापक द्वारा कथावाचन या शाश्वत पठन। तो देखिएगा यहाँ पे कि बहुविकल्पीय प्रश्न यानी पाठ की समझ का आकलन करते हैं और चित्र संकेत आधारित शब्द सूचना और शब्दों की पहचान और विश्लेषण की जांच करती है और शाश्वत पठन से पठन प्रवाह और उच्चारण का मूल्यांकन होता है। लेकिन अध्यापक द्वारा कथा का वाचन, तो अध्यापक द्वारा कथा का वाचन केवल सुनता है और वह स्वयं पढ़ता या पाठ समझता नहीं है। इसलिए यही जो है विद्यार्थी के पठन कौशल का आकलन नहीं कर सकता, बल्कि केवल श्रवण कौशल का ये आकलन करता है। इसलिए जो है विकल्प सी सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत यानी एक्सटेंसिव श्रवण का भाग नहीं है। देखिए ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पठन कौशल के आकलन हेतु प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। तो ये है अध्यापक द्वारा कथा वाचन, यानी ये नहीं लाया जा सकता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जारी रहने वाले श्रुतलेख यानी रनिंग डिक्टेशन को सही रूप में परिभाषित करता है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि बच्चे दो दो के समूह में कार्य करते हैं और पाठ्य सामग्री को दो अंशों में विभाजित किया जाता है और एक बालक अपने जोड़ीदार के लिए अपना अंश पढ़ता है और दूसरा बालक उसे लिखता है और समूची पठन सामग्री के लिए दोनों मिलकर कार्य करते हैं। या सेकंड है कि बच्चे दो दो की जोड़ी में कार्य करते हैं और एक बालक दौड़कर पाठ्य सामग्री देखता है और अपने जोड़ीदार को श्रुत लेख बोलता है और जोड़ीदार उस सामग्री को लिखता है। यह थर्ड है कि अध्यापक समूची कक्षा को शब्दों पाठ्य सामग्री का श्रुतलेख बोलता है और विद्यार्थी उसे नोट करता है। या ऑप्शन नंबर डी है कि विद्यार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न अंशों को पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जारी रहने वाले श्रुतलेख यानी रनिंग डिक्टेशन को सही रूप से परिभाषित करता है, ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए यह विधि जो है तो बच्चों के सुनने, याद रखने और लिखने के कौशल को विकसित करती है और इसमें बच्चे दो दो के जोड़ों में काम करते हैं। एक बालक दौड़कर पाठ्य सामग्री को देखता है और उसे याद करता है, फिर वह अपने जोड़ीदार को वह सामग्री यानी श्रुतलेख के रूप में बोलता है और जोड़ीदार उसे सुनकर लिखता है और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक पूरी सामग्री लिख नहीं ली जाती। इसलिए यहाँ पे विकल्प बी वाला जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बच्चे दो दो की जोड़ी में कार्य करते हैं और एक बालक दौड़कर पाठ्य सामग्री देखता है और अपने जोड़ीदार को श्रुत लेख बोलता है और जोड़ीदार उस सामग्री को लिखता है। अब ए में देखिएगा तो ए में कहा जा रहा है
कि बच्चे दो दो के समूह में कार्य करते हैं और पाठ्य सामग्री को दो अंशों में विभाजित किया जाता है और एक बालक अपने जोड़ीदार के लिए अपना अंश पढ़ता है और दूसरा बालक उसे लिखता है और समूची पाठ्य सामग्री के लिए दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो ए में दौड़कर देखने की प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, इसलिए ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद सी देख लीजिएगा। तो सी में क्या कहा जा रहा है कि पारंपरिक श्रुत लेख है, रनिंग डिक्टेशन नहीं है इसमें, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और डी में देखिए, डी में तो डी में जो है सूचनाओं का आदान प्रदान है परंतु दौड़कर याद करने के तत्व तो नहीं है। सो करेक्ट आंसर देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि बालक भाषा अर्जन की सहजात क्षमता के साथ जन्म लेते हैं और भाषा अर्जन के इस विचार बिंदु को किसके द्वारा समर्थन दिया गया है। तो बालक भाषा अर्जन की सहजात क्षमता के साथ जन्म लेते हैं। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाषा अर्जन के इस विचार बिंदु को किसके द्वारा समर्थन दिया गया है। तो संज्ञानात्मकवादी के द्वारा समर्थन दिया गया है, या सामाजिक अंतःक्रियावादी के द्वारा, या व्यवहारवादी के द्वारा, या प्रकृतवादी यानी नेटिविस्ट के द्वारा। तो देखिएगा यहाँ पे कि ये सिद्धांत जो है तो प्रकृतवादी सिद्धांत के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, जिसे नोम चॉम्स्की ने प्रस्तुत किया था। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बालक भाषा अर्जन की सहायता क्षमता के साथ जन्म लेते हैं और भाषा अर्जन के इस विचार बिंदु को कहा जा रहा है किसके द्वारा समर्थन दिया गया। तो ये दिया गया प्रकृतवादी यानी नेटिविस्ट के द्वारा, और जिसे दिया है नॉम चॉम्स्की ने। नॉम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क में भाषा अर्जन यानी उपकरण लैड होता है और यह उपकरण बच्चे को व्याकरणिक नियम समझने में मदद करता है और भाषा सीखना बाहरी उत्तेजना पर निर्भर नहीं है, ठीक है, बल्कि यह एक जैविक प्रक्रिया है और यह विचार संज्ञानात्मक, समाजवादी, अंतःक्रियावादी या व्यवहारवादी दृष्टिकोण से भिन्न है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकृतवादी। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि प्रक्रिया लेखन देखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रक्रिया लेखन उपागम में लेखन प्रक्रिया का वह तत्व क्या कहलाएगा जिसके अंतर्गत लेखक औपचारिक रूप से अपने कार्य को बृहत्तर स्तर पर पाठकों के साथ साझा करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन है कि वह प्रक्रिया प्रकाशन कहलाएगा, या संपादन, या पुनरावृत्त, या प्रारूप तैयार करना। तो देखिए कि लेखन प्रक्रिया में 5 मुख्य चरण होते हैं। पहला चरण होता है योजना प्रारूप, दूसरा चरण होता है संपादन, तीसरा चरण होता है पुनरावृत्त और प्रकाशन, और प्रकाशन वह अंतिम चरण है जिसमें लेखक अपनी रचना को औपचारिक रूप से पाठकों के सामने लाता है। सो करेक्ट आंसर देखिएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि प्रक्रिया लेखन उपागम में लेखन प्रक्रिया का वह तत्व पूछा जा रहा है क्या कहलाएगा जिसके अंतर्गत लेखक औपचारिक रूप से अपने कार्य को बृहत्तर स्तर पर पाठकों के साथ साझा करते हैं, तो वह कहलाएगा प्रकाशन, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि किसी पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों के संदर्भ में एक अध्यापक उस शब्द को मातृभाषा में बताता है और फिर विद्यार्थियों को याद करने के लिए कहता है। अध्यापक किस विधि का प्रयोग कर रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा कि अध्यापक प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड का उपयोग कर रहा है, या संरचनात्मक उपागम का, या संप्रेषणात्मक उपागम का, या ऑप्शन नंबर 4 है कि व्याकरण अनुवाद विधि का। तो देखिए कि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि अध्यापक कठिन शब्द को मातृभाषा में बताता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए कि अध्यापक कठिन शब्दों को अपनी मातृभाषा में बताता है और फिर याद करने को कहता है, और यह व्याकरण अनुवाद विधि की मुख्य विशेषता है जिसमें मातृभाषा का सहारा लेकर शब्दावली और व्याकरण सिखाई जाती है।
और प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, यानी प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद संरचनात्मक उपागम में, तो संरचनात्मक उपागम जो है तो ये वाक्य की संरचना पर ध्यान देता है, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिएगा सी वाला ऑप्शन, तो सी संप्रेषणात्मक उपागम। संप्रेषणात्मक उपागम जो है तो ये वास्तविक संवाद पर बल देता है, तो सी भी सही नहीं होगा। तो देखिए डी वाला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी व्याकरण अनुवाद विधि। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कि एक शिक्षार्थी बिना मदद के क्या कर सकता है और किसी वयस्क या अधिक समर्थ सहपाठी के सहयोग से क्या कर सकता है, इन दोनों के बीच की स्थिति को क्या कहेंगे। तो पहला वाला ऑप्शन है कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहेंगे, बी है उपलब्धि का क्षेत्र कहेंगे, सी है दूरस्थ अधिगम कहेंगे, तथा डी है परिपक्वता का स्तर यानी ए कहेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे कि यह अवधारणा सीखने में सहयोग और मार्गदर्शन के महत्व को बताती है, यानी शिक्षार्थी बिना मदद के जो कर सकता है वह उसकी वर्तमान उपलब्धि है, और किसी वयस्क या अधिक समर्थ सहपाठी की मदद से वह अधिक जटिल कार्य कर सकता है। तो इन दोनों स्तरों के बीच के क्षेत्र को ही निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। तो निकटस्थ विकास का क्षेत्र ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रमस्तिष्क में क्षति के कारण भाषा के कार्य में विकार जिससे भाषिक स्वरूपों व नियमों को समझने और उत्पन्न करने में कठिनाई हो तो उसे क्या कहेंगे। तो उसे हम पठन वैकल्प यानी डिसलेक्सिया कहेंगे, या फिर गणन वैकल्प डिसकैल्कुलिया कहेंगे, या उच्चारण वैकल्प डिसरथिया कहेंगे, या फिर वाचाघात यानी अफेजिया कहेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि प्रमस्तिष्क में क्षति के कारण भाषा के कार्य में विकार जिससे भाषिक स्वरूपों व नियमों को समझने और उत्पन्न करने में कठिनाई हो तो उसे हम देखिएगा कहेंगे वाचाघात यानी कि अफेजिया कहेंगे। अप्रामिस्तिष्क में क्षत से भाषा संबंधी विकार उत्पन्न होता है जिसे हम वाचाघात अफेजिया कहते हैं, और इसमें रोगी भाषा के नियमों को समझने, बोलने, पढ़ने या लिखने में असमर्थ हो जाता है। अब उसके बाद देखिए पहले वाले में दिया है पठन वैकल्प यानी डिसलेक्सिया। तो पठन वैकल्प केवल पढ़ने की कठिनाई से है, इसमें मस्तिष्क क्षति नहीं होती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद गणन वैकल्प, तो गणन वैकल्प जो है कि गणितीय क्षमताओं से जुड़ा है, भाषा से नहीं जुड़ा है। उच्चारण वैकल्प यानी डिसरथिया, तो ये मांसपेशियों की कमजोरी से बोलने में कठिनाई है और भाषा समझने में संबंधित ये नहीं है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाचघात यानी अफेजिया। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होती है। तो पहला वाला ऑप्शन है उत्पादकता, सेकंड है यादृच्छिकता, थर्ड है विस्थापन, तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है सांस्कृतिक प्रसारण। तो देखिएगा यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। तो देखिए भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाली प्रक्रिया को हम कहते हैं सांस्कृतिक प्रसारण। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यह प्रक्रिया परिवार, विद्यालय और समाज में सीखने सिखाने से होती है, जिसमें बच्चे माता पिता, शिक्षकों और समुदाय से भाषा ग्रहण करते हैं। और उत्पादकता भाषा की नए विचार बनाने की क्षमता है, स्थानांतरण से असंबंधित है, यानी पहला वाला। उसके बाद देखिएगा यादृच्छिकता, तो यादृच्छिकता का अर्थ होता है शब्द और अर्थ के बीच कोई स्वाभाविक संबंध नहीं है और यह भी स्थानांतरण नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। फिर विस्थापन देखिएगा, तो विस्थापन में भाषा की वर्तमान से अलग समय यानी स्थान पर बात करने की क्षमता है और यह पीढ़ी हस्तांतरण नहीं है।
अतः भाषा को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने वाली प्रक्रिया जो है तो ये कहलाएगी सांस्कृतिक प्रसारण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।